आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। तो उसमें पहला लॉ है आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, ये दिया था एंटोनी लवॉइजर ने। सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन यहाँ किया था एंटोनी लवॉइजर ने 1774 में। थोड़ा ध्यान से समझना क्या कह रहा हूं मैं। इसने कहा कि मान लो रेक्टेंट है हमारे पास A प्लस बी और इसके कॉम्बिनेशन से बना है प्रोडक्ट C प्लस डी। रेक्टेंट साइड और तीर के बाद प्रोडक्ट साइड। ओके, तो इन्होंने कहा कि इधर का जो मास है, रेक्टेंट का जो मास है, उसे इसने रिप्रेजेंट कर दिया MR, मास ऑफ रेक्टेंट, और प्रोडक्ट साइड का मास उन्होंने माना MP, प्रोडक्ट का मास। तो रेक्टेंट का मास और ये हो गया प्रोडक्ट का मास। और उन्होंने कहा कि रेक्टेंट का मास हमेशा इक्वल होता है प्रोडक्ट के मास के। दोनों साइड का जो मास है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी इस बेस पर यह हुआ कि जितना मास इधर होगा उतना ही मास उधर होना चाहिए। मतलब मैटर एंड मास को हम क्रिएट नहीं कर सकते, उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो यहां इन्होंने एक लाइन समझाना चाही, मास को, मैटर को और मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, और ना ही हम इसको डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। किसी भी मैटर को ना तो हम बना सकते हैं, किसी एटम को ना तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यहां क्या कहना चाहता हूं मैं, थोड़ा एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो हमारे पास है N2 प्लस 3S2 और ये दोनों कंबाइन करके बनाते हैं 2NH3। ओके, अब इनके मोलर मास चेक करते हैं। तो इसका मोलर मास है 28, 2 इंटू ऐसे लिख देते हैं, 2 इंटू एटोमिक मास का नाइट्रोजन का 14, 28 ग्राम। यहाँ चेक करेंगे 3 मोल्स हैं, 2 एटम है, एटॉमिक मास 1 है, तो ये हो गया 6 ग्राम। तो रेक्टेंट का जो मास है वो है 28 प्लस 6, 28 प्लस 6 34 हो गया। इधर चेक करते हैं 2 मोल्स हैं, नाइट्रोजन का 1 एटम, एटॉमिक मास 14, हाइड्रोजन का 3 एटम, एटॉमिक मास 1, 2 और ये 17। तो प्रोडक्ट साइड का मास आ गया 34। तो देखो ये रेक्टेंट का मास भी 34 और प्रोडक्ट का मास भी 34। दोनों साइड रेक्टेंट और प्रोडक्ट का मास इक्वल आ रहा है। इसका मतलब रेक्टेंट का मास हमेशा प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है। ओके, ये जनरली केमिकल रिएक्शंस में होता है। ठीक है, जरा ध्यान सुनो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कहा गया इन ऑल फिजिकल चेंज, कोई फिजिकल चेंजेस हो रहा हो, जैसे हमने आइस से मेल्ट करा के उसे वाटर में कन्वर्ट कर लिया, तो इस साइड का जो मास है आइस का वो 18 ग्राम है और वाटर का इस साइड का मास भी 18 ग्राम है। दोनों तरफ का मास इक्वल है। तो इन ऑल फिजिकल चेंज एंड केमिकल रिएक्शंस total mass of product side is the same as the total mass of the reactant. प्रोडक्ट साइड का मास, रेक्टेंट साइड का मास हमेशा सेम रहता है, इक्वल रहता है। ये बात हमको समझ में आई। लेकिन ये कंसेप्ट न्यूक्लियर प्रोसेस में थोड़ा चेंज होगा, न्यूक्लियर प्रोसेस के अंदर। तो चेक करते हैं न्यूक्लियर प्रोसेस के अंदर क्या चेंज आएंगे। तो हम लिखते हैं इधर न्यूक्लियर प्रोसेस। न्यूक्लियर प्रोसेस जैसे न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन
और रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज शो करने वाली रिएक्शंस, रेडियो एक्टिव रिएक्शंस, ये सब न्यूक्लियर प्रोसेस के अंदर आती हैं। यहाँ क्या कहा गया उस पर थोड़ा ध्यान दो। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने कहा कि मान लो आपके पास है यूरेनियम, उस पर हमने न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट कराई, न्यूट्रॉन जाके इसे टकराए यूरेनियम से। तो यूरेनियम से जब न्यूट्रॉन टकराए तो हमें बेरियम, क्रिप्टन और 3 न्यूट्रॉन प्राप्त हुए टकराने के बाद। तो हमने कहा कि भाई ये रेक्टेन साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है न्यूक्लियर प्रोसेस के अंदर। तो हमने यहाँ रेक्टेन का मास, इसका प्लस इसका मास मान लो 100 ग्राम मान के चल रहा हूँ, ओके। तो इधर हमने जब प्रोडक्ट साइड का मास की बात की, बेरियम, क्रिप्टन और 3 न्यूट्रॉन का मास, प्रोडक्ट साइड का मास पता किया तो ये 90 ग्राम के आसपास मान लो आया, मान लिया है। जबकि प्रोसेस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता था कि ये साइड और ये साइड बराबर होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। न्यूक्लियर प्रोसेस में रेक्टेन का मास ग्रेटर आया प्रोडक्ट के मास से, तो इसमें कुछ कमी आई, मास में कमी आई, जिसको हमने नाम दिया मास डिफेक्ट। तो हम पूछेंगे कितनी कमी आई, तो 100 में से 90 माइनस करेंगे तो 10 ग्राम का लॉस हुआ, जिसे हमने नाम दिया मास डिफेक्ट, ओके। मास डिफेक्ट आ गया। तो बाद में आइंस्टीन ने कहा कि मास में जो कमी आ रही है वो एक्चुअल में कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। मास में जो चेंज आया है, मास में जो कमी आई है, वो एक्चुअल में कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में, एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इसलिए 10 ग्राम का जो मास था वो यहाँ एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और उस बेस पर आइंस्टीन ने एक फॉर्मूला दिया E बराबर mc²। उन्होंने कहा इस फॉर्मूले की सहायता से आप मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। इस बेस पर आइंस्टीन ने इस लॉ का नाम चेंज करके लिख दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। इस प्रोसेस के अंदर साफ हो गया कि न्यूक्लियर प्रोसेस के अंदर अगर रेक्टेन साइड 100 ग्राम है और प्रोडक्ट साइड 90 ग्राम है, तो 10 ग्राम का जो लॉस है वो फाइनली एनर्जी में कन्वर्ट हुआ और आपको इस जगह पर एनर्जी लॉस करते हुए दिखेगी। तो इस तरह से ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पर बेस्ड हुआ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अच्छी तरह से समझने के लिए एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। व्हाट मास ऑफ बेरियम क्लोराइड वुड बी डिकम्पोज्ड बाई 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड। बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराई गई। 12 ग्राम बेरियम सल्फेट बना, 2.75 ग्राम HCl बना। एज्यूमिंग दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ट्रू। तो क्या इस क्वेश्चन में ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड है? तो बेरियम क्लोराइड BaCl2 यहां रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। बेरियम कंबाइन कर रहा है SO4 के साथ, तो बन रहा है बेरियम सल्फेट और HCl बना इस तरह से +2 HCl। तो ये रिएक्शन हो गई। अब चेक करते हैं क्या अरेंजमेंट है। मास ऑफ बेरियम क्लोराइड नहीं पता है तो इसको मैंने X मान लिया, और 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, इसका मास है 9.8 ग्राम। बेरियम सल्फेट 12 ग्राम, ये बेरियम सल्फेट 12 ग्राम और 2.75 ग्राम HCl, 2.75 ग्राम HCl। तो आपको पता है ये रेक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है, और दोनों का मास एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। रेक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होना चाहिए। तो देखो इसका मास क्या हुआ, X प्लस 9.8 और प्रोडक्ट साइड में 12 प्लस 2.75। ओके,
अब इसे मैं कैलकुलेट कर लेता हूं और x की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो x प्लस 9.8 ये हो गया 14.75। तो x इक्वल टू 14.75 माइनस 9.8। तो यहाँ से मैं इसको माइनस करूँगा और निकाल लूँगा इसकी वैल्यू, और ये वैल्यू आ रही है 4.95 ग्राम। ओके, टोटल मास अगर मैं इसको x को इतना मान लेता हूँ तो देखो BaCl2 है 4.95 और ये 9.8, ये हो गया रेक्टेंट का मास। क्या ये इक्वल है प्रोडक्ट के मास के? तो ये है 12 प्लस 2.75, ये वैल्यू आ रही है 14.75 और ये वैल्यू भी आ रही है 14.75। तो दोनों बराबर हैं, इसलिए ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेस्ड है और ये लाइन बिल्कुल ट्रू है। सेकेंड लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन। ये गिवन बाय जोसेफ प्रुस्ट ने दिया था इसको। इसके बारे में समझते हैं। मान लो हमने वाटर को प्राप्त किया डिफरेंट सोर्स से मैं वाटर लेके आया। एक बर्तन में वह वाटर लेके आया, मान लो कुएं के पानी का। एक को मैं ले आया नल से, एक को मैं ले आया रिवर से, एक को मैं ले आया ओशन से। किसी भी सोर्स से आप वाटर इकट्ठा करते हो। मान लो मैंने 2 सोर्स ले लिए और ये वाटर एक सोर्स का और ये वाटर दूसरे सोर्स का। ओके, अब इसमें देखना है मास का क्या रेशियो है, मास कितना है। तो हाइड्रोजन का मास है 2 ग्राम, ऑक्सीजन का मास है 16 ग्राम। इधर चेक करो, हाइड्रोजन का मास है 2 ग्राम और ऑक्सीजन का मास है 16 ग्राम। ओके, तो हमको यहाँ मास का जो एलिमेंट प्रेजेंट है इसमें H और O, उनमें रेशियो चेक करें। ये 1 से 2 से काट दिया, 16/1:8 का रेशियो आ रहा है इस वाटर में। अब यहाँ चेक किया तो 1:8 का रेशियो यहाँ भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ इस कुएं के सोर्स से आपने पानी प्राप्त किया तो भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 है मास का। आप रिवर से लेके आए वाटर तो भी रेशियो 1:8 है। तो एलिमेंट कंबाइंड अ फिक्स रेशियो ऑफ वेट। तो हम कह सकते हैं एलिमेंट, समझो ध्यान से, एलिमेंट कंबाइंड अ फिक्स रेशियो ऑफ द एलिमेंट, फिक्स्ड रेशियो ऑफ वेट। एलिमेंट कंबाइंड होते हैं एक फिक्स रेशियो ऑफ वेट में। ओके, तो यहां मैं इसको थोड़ा पढ़ देता हूं। अ प्योर केमिकल कंपाउंड, जैसे वाटर, अ प्योर केमिकल कंपाउंड, ये पर्टिकुलर लैंग्वेज हमको चाहिए एनसीईआरटी की। अ प्योर केमिकल कंपाउंड always consist of the same element combined together in a fixed ratio, in a fixed proportion by weight। एक फिक्स रेशियो में ये हमेशा 1:8 में है, तो यहां भी ये 1:8 में ही होगा। लेकिन जो लॉ है डेफिनिट प्रोपोर्शन का, ये नॉट एप्लीकेबल नहीं होता है नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स में। ये केवल स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड के लिए ही होता है, ओनली फॉर स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड। ये केवल स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड के लिए ही एप्लीकेबल है। अब इस जगह पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि ये नॉन स्टोकियोमेट्रिक और स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो ध्यान दो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड। मान लो आपके पास NaCl एक कंपाउंड है, ठीक है।
तो मैंने पूछा Na के एटम कितने हैं, तो आप कहोगे 1 एटम है। Cl का कितना एटम है कि 1 एटम है। अब मैंने पूछा सोडियम पर कैसा चार्ज है, तो आपने कहा +1। तो एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कैटाइन, मैं कैटाइन की बात कर रहा हूं, जिसमें कैटाइन होल नंबर एटम रखता हो, होल नंबर ऑफ एटम, इस जगह पर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, होल नंबर ऑफ एटम रखता हो, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर है +1, तो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हो, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, वेरिएबल नहीं चाहिए, तो वो कहलाएगा स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। तो फिर ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्या होते हैं? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड क्या होते हैं? जैसे मैंने एग्जांपल लिया इस जगह पर निकेल .98O, ये एक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है। तो मैंने तुमसे पूछा कि क्या कैटाइन, यहां निकेल है कैटाइन, और इस कैटाइन में भी निकेल की मान लो 2 ऑक्सीडेशन स्टेज है, +2 फॉर्म भी प्रेजेंट है यहाँ और +3 भी फॉर्म है। तो मैंने पूछा क्या होल नंबर ऑफ एटम है, तो आप कहोगे होल नंबर ऑफ एटम तो नहीं है, 0.98 है, होल नहीं है। ओके, मैंने कहा ऑक्सीडेशन नंबर +1 +2 इस तरह से कोई पर्टिकुलर फिक्स है, मैं कि नहीं, एक 2 का रखता है, एक 3 रखता है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर यहां आ रहा है और फिक्स होल नंबर एटम नहीं है, तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, और उनमें लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एप्लीकेबल नहीं होता है। एक क्वेश्चन समझाते हैं। 0.7 ग्राम आयरन कंबाइंड डायरेक्टली विद 0.4 ग्राम सल्फर टू फॉर्म FeS। ये पहला केस है, यहां मैं लिखता हूं केस 1। इसमें आयरन और सल्फर का मास दिया है, तो बाई मास ये दिया है आपका 0.7 ग्राम, और सल्फर दिया है 0.4 ग्राम, और ये दोनों कंबाइन करके बनाते हैं फेरस सल्फाइड। ओके, तो यहां मुझे रेशियो दिखता है इसमें 7.4 का। ओके, ये केस 1 हो गया। अब केस सेकंड क्या कह रहा है इसमें? इफ 2.8 ग्राम आयरन, 2.8 ग्राम आयरन, पहले आयरन लिया 2.8 ग्राम है, डिजॉल्व इन डाइल्यूट HCl, इस पर हमने HCl की रिएक्शन कराई, मान लो कोई कंपाउंड बना A, एन एक्सेस ऑफ सोडियम सल्फाइड, और उसके ऊपर सोडियम सल्फाइड Na2S की रिएक्शन कराई, तो 4.4 ग्राम FeS प्राप्त हुआ। तो हमें प्राप्त हुआ FeS 4.4 ग्राम। ओके, डज द डाटा एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन? यहां आपने मास कंपेयर किया आयरन और सल्फर का। आयरन का मास तो पता है, अब सल्फर का मास कितना है? टोटल मास आ रहा है इतना, तो सल्फर का मास निकाल लेता हूं। सल्फर का मास 4.4 ग्राम आयरन सल्फाइड है, उसमें से मैं आयरन माइनस कर देता हूं, तो मुझे सल्फर का मास मिल जाएगा। मैंने यहां माइनस किया तो वैल्यू आई 1.6 ग्राम। ओके, अब मैंने एक तरफ लिखा आयरन, एक तरफ लगा सल्फर, और मास का रेशियो चेक किया। मास है इस आयरन का 2.8 ग्राम, और इधर सल्फर का है 1.6 ग्राम। ओके, अब 4 से ये कट गया 0.4 बार, और 4 से कट गया ये 0.7 बार, तो 7:4 का रेशियो यहां आया। ऊपर भी 7
हमारे पास अगला लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल क्या है? ये दिया था रिचर नाम के साइंटिस्ट ने। मान लो हमारे पास 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मैंने एक का मास फिक्स किया, फिक्स्ड मास, और इसको फिक्स कर कार्बन का कॉम्बिनेशन कराया एक बार हाइड्रोजन के साथ, तो कंपाउंड बना CH4, और एक बार कार्बन का कॉम्बिनेशन कराया O के साथ, तो ये बना CO2। ओके, इस तरह से बना दिया। अब मास चेक करो, इसमें कार्बन का मास तो फिक्स है 12 ग्राम, a fixed mass of कार्बन। कार्बन का मास फिक्स्ड है 12 ग्राम। ओके, कार्बन का मास फिक्स्ड हो गया। अब हाइड्रोजन का मास है यहाँ 4 ग्राम, 4 ग्राम हाइड्रोजन हो गया ये, और ऑक्सीजन का मास हो गया यहाँ 32 ग्राम। कार्बन का मास फिक्स कर दिया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो 1:, इसे ये काट लो तो 1:8 का एक सिंपल रेशियो आया। तो इसका मतलब क्या है? कार्बन एक फिक्स मास का एलिमेंट है जिसे हाइड्रोजन ने कंबाइन किया, CH4 बनाया, ऑक्सीजन ने कंबाइन किया, CO2 बनाया। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में भी एक सिंपल रेशियो होना चाहिए, ऐसा इस लॉ ने कहा। इफ 2 एलिमेंट कंबाइंड, 2 एलिमेंट मैंने माने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इफ 2 एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली विद फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट मान लिया मैंने, इसको मैंने नाम दे दिया थर्ड एलिमेंट। इसके साथ ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं, देन द रेशियो ऑफ देयर मास वुड आइदर बी सेम और सेम सिंपल मल्टीपल ऑफ रेशियो। तो H और O के बीच में एक सिंपल रेशियो ही होना चाहिए। तो ये ऐसा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल में कहा गया। So that this data is agreement with law of reciprocal proportion। KCl कंपाउंड है 52% K है, Ki कंपाउंड है 23.6% K है, और ICl कंपाउंड है जिसमें 78.2% आयोडीन है। तो क्या ये रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लॉ को फॉलो करता है? तो मेरे पास 3 केस हैं यहाँ। मान लो केस फर्स्ट है KCl का, KCl। ओके, आपको KCl से Cl का और Ki से I का रेशियो पता करना है। ओके, अगर K का मास, K की परसेंटेज 52 है, तो मास ऑफ K हो गया 52, तो Cl का होगा 52 माइनस कर देंगे हम 100 में से, तो 100 माइनस 52, और ये वैल्यू आ जाएगी 48। ओके, यहां मैं एक काम करता हूं, मुझे Cl का मास निकालना है, तो पोटेशियम का मास फिक्स कर देता हूं, मास ऑफ K कर देता हूं मैं फिक्स्ड, K का मास फिक्स कर देता हूं। तो एक तरफ लिखता हूं K और एक तरफ लिखता हूं Cl। इसका 52 ग्राम है प्रेजेंट में, और Cl का है 48 ग्राम। पोटेशियम का मास फिक्स कर रहा हूं तो 1 ग्राम कह देता हूं, तो मुझे मास मिल जाएगा Cl का, XCl। ओके, मास आ गया Cl का। तो यहां से मैंने मास निकाला, तो यहां से मास निकल के आया X मास ऑफ Cl इक्वल टू 48/52। फाइनली मास आ गया Cl का 0.92। ओके, ये केस 1 हो गया। अब ऐसे ही KI में मास फिक्स करना है K का, और I का मास निकालना है। तो ये K का मास है 23.6, तो इसका मास होगा 100 माइनस 23.6। 100 में से माइनस कर देंगे, 100 में से माइनस कर देंगे। अब यहाँ से 100 में से 23.6 माइनस करता हूँ मैं,
और यहाँ से इसको माइनस करने पर हमको मिला 76.4। तो ये हो गया आपका 76.4। ओके, अब जैसे यहाँ पोटेशियम का मास फिक्स किया है तो यहाँ पोटेशियम का मास फिक्स करते हैं। तो एक तरफ लिखते हैं के, एक तरफ लिखते हैं आई। इसका मास है 23.6 ग्राम, इसका मास है 76.4 ग्राम। इसका मैंने मास फिक्स किया 1 ग्राम, क्योंकि मुझे आयोडीन का मास निकालना है तो एक्स आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एक्स आई की वैल्यू आ जाएगी 76.4 डिवाइड बाई 23.6। यहाँ मैं इसका डिवाइड कर रहा हूँ और डिवाइड करने के बाद वैल्यू आ रही है ये 3.237। ओके, थोड़ा ध्यान से समझना। अब आप ये समझो, पहले कंपाउंड KCl में और दूसरे कंपाउंड KI में यहाँ से Cl आ गया, यहाँ से I आ गया, तो KHCl अनुपात XI का रेशियो पता करते हैं। दोनों का कितना रेशियो आ रहा है वो पता कर रहे हैं हम। यहाँ इन दोनों का रेशियो हमको पता करना है, कितना रेशियो आ रहा है। तो ये वैल्यू हमारे पास 0.92 अनुपात ये वैल्यू है 3.237। तो इन दोनों का एक रेशियो पता किया हमने, तो ये वैल्यू आई 1 अनुपात, ये 1 बार कट गया और ये 3.5 बार। तो इतना समझ में आया हमको। ओके, अब हमने पहले कंपाउंड KCl और दूसरे कंपाउंड KI से Cl और I के मास का रेशियो पता किया। अब थर्ड कंपोनेंट है ICl, खुद ICl आ गया, ICl। तो I में आयोडीन की परसेंटेज है 78.2, तो यहाँ हो जाएगा 100 माइनस 78.2। यहाँ से मैंने इसको माइनस कर लिया, तो ये वैल्यू आई मेरे पास घटाने के बाद 21.8। अब मैं यहाँ I और Cl का मास चेक करता हूँ। मुझे Cl और I का चाहिए, तो उल्टा कर लेता हूँ। Cl और I का मास, Cl है 21.8 और ये है 78.2। इसको आपस में डिवाइड करता हूँ तो 21.8 से ये 1 कट गया और ये आया 3.5। तो देखो यहाँ रेशियो और इस जगह पर रेशियो सेम आ रहा है। इसे प्रूफ होता है कि ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल को फॉलो कर रहा है। लास्ट लॉ हमारे पास गैलुसैक लॉ, ये गैलुसैक ने दिया था। इसमें क्या कहा गया, मान लो आपके पास N2 ने रिएक्शन की हाइड्रोजन से और कंपाउंड बनाया 2NH3। तो मैं वॉल्यूम पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं मोल पूछना चाहता हूँ। तो इसका 1 मोल है, इसके 3 मोल हैं, इसके 2 मोल हैं। 1 मोल में वॉल्यूम की बात हम करें तो वो 1 इंटू 22.4 लीटर, यहाँ 3 इंटू 22.4 लीटर, यहाँ 2 इंटू 22.4 लीटर होगा। 22.4 लीटर से कट जाएंगे सब, तो ये होगा 1:3:2। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में 1:3 और अमोनिया साथ में लोग तो 2 आएगा। तो 1:3:2 का रेशियो आ रहा है, जो एक सिंपल रेशियो है। अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट लें तो रेशियो वॉल्यूम ऑफ वेरियस रेक्टेंट एंड प्रोडक्ट अ सिंपल होल नंबर रेशियो। तो रेक्टेंट और प्रोडक्ट के वॉल्यूम का एक सिंपल रेशियो होता है, ऐसा बोला गया गैलुसैक लॉ के अंदर।